नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत विजेता चैनल पर। और मैं हूं आपके साथ आपकी विज्ञान अध्यापिका डॉक्टर ज्योति शर्मा। तो बच्चों, आपको पता होगा कि पिछले अध्याय में पिछला वाला जो हमने अंक देखा था वीडियो का, जिसमें हम क्लास 9th का पार्ट 3 पढ़ रहे थे, परमाणु एवं अणु। तो परमाणु के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली थी कि परमाणु जो होते हैं वो अलग अलग तत्वों के परमाणु जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं और उनके जो गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं और वो किस तरह से अस्तित्व में रहते हैं। आज बच्चों जो इस वाला ये जो अंक है भाग 2, हमारा अंक 2, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं अणु, मॉलिक्यूल्स। तो अब देखते हैं हम अणु को किस तरह से परिभाषित करते हैं। तो देखिए, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह जो परस्पर रासायनिक बंध द्वारा जुड़ा हुआ हो, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता हो और उस यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता हो, ऐसा जो परमाणुओं का समूह है वो अणु कहलाता है। बच्चों, हमने ये देखा था कि परमाणु जो होते हैं उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। कुछ कुछ परमाणुओं का तो बहुत सारे परमाणु या एक निश्चित अनुपात में मिलकर परमाणु यौगिक बनाते हैं या अणु का एक कोई भी पदार्थ बनाते हैं, और वो जो निश्चित अनुपात में मिलते हैं उसे ही हम कहते हैं अणु। जिस तरह से हम पानी की बात करें, H2O, तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु मिलेंगे, 1 ऑक्सीजन का परमाणु मिलेगा, तब जाकर उस H2O के एक अणु का निर्माण होगा। और वो जो H2O का अणु है वो पूरा का पूरा अणु ही अपने गुणों को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। अब एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित कर सकते हैं। यदि तत्वों की हम बात करें तो एक ही तरह के परमाणु उसके अंदर जुड़ेंगे अणु के अंदर, और यदि हम यौगिकों की बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो तत्वों के परमाणु हैं एक निश्चित अनुपात में जुड़कर अणु का निर्माण करेंगे। ठीक है बच्चों, आती है बात तत्वों के अणुओं की। आप सब जानते हैं कि तत्वों के जो अणु होते हैं वो एक ही प्रकार के अणु होंगे। तो अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे ऑर्गन, हीलियम व मैग्नीशियम। इनका एक एक परमाणु हो, मतलब सिर्फ इन्हीं का ही परमाणु है और वो अणु का निर्माण कर रहा है। अधिकतर अधातुओं के अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। ये हमने बहुत सारे तत्वों की बात की जो कि एक परमाणु के रूप में अणु में हो सकते हैं, जबकि जो अधातुएं होती हैं, हमने बात की थी कि अधिकतर जो हमारे तरफ गैसें हैं, हमारे यहाँ पर गैसें हैं, वो सभी अधातुओं में आती हैं। इसके अलावा कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस और भी बहुत सारे कई तत्व हैं जो कि अधातुओं में गिने जाते हैं। तो अधिकतर अधातुओं के जो अणु हैं वो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलते हैं तब 1 ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ओजोन O3, तो 3 ऑक्सीजन के परमाणु मिलेंगे तब 1 ओजोन के अणु का निर्माण होगा। H2, हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलेंगे तब 1 अणु का निर्माण होगा। N2, नाइट्रोजन के 2 परमाणु मिलेंगे तब 1 नाइट्रोजन के अणु का निर्माण होगा। और P4, फास्फोरस, 4 परमाणु फास्फोरस के मिलेंगे तब फास्फोरस के 1 अणु का निर्माण होगा। तो इस तरह से बच्चों अलग अलग संख्या में परमाणु जुड़ करके उस तत्व के एक अणु का निर्माण करते हैं, क्योंकि एक एक जो परमाणु हैं वो बहुत ही कम अस्तित्व में रह पाते हैं, तो वो आपस में जुड़कर या भिन्न तत्वों के परमाणुओं से जुड़कर अणु बनाते हैं और उस तरह से फिर वो अस्तित्व में रहते हैं। ठीक है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। यदि एक ही परमाणु उस अणु के अंदर जुड़ रहा है, एक ही परमाणु है, तो उसकी परमाणुकता हो जाएगी
एक परमाणु क्या कहलाएगा वो, जैसे ये ऑर्गन है, हीलियम है, मैग्नीशियम है, ये क्या कहलाएंगे, एक परमाणु तत्व कहलाएंगे। जबकि जिनके अणु 2 या 3 या ज़्यादा से मिलकर बने हुए हैं उनकी परमाणुकता क्या कहलाएगी। ऑक्सीजन की बात करें तो उसकी परमाणुकता हो गई 2, ओजोन की बात करें तो इसकी परमाणुकता हो गई 3, फॉस्फोरस की बात करें तो इसकी परमाणुकता हो गई 4। तो इस तरह से एक अणु में जितने परमाणु भाग ले रहे हैं वो उसकी परमाणुकता कहलाती है। ठीक है, ये हो गए हमारे तत्वों के अणु। अब आते हैं हम यौगिकों के अणु। अभी अभी हमने कहा था कि भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु हैं वो एक निश्चित अनुपात में जुड़ करके यौगिक बनाते हैं। तो यौगिक के अणु में भी वही बात होगी कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिकों के अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास यौगिक है जल H2O। अब इसमें कौन कौन से तत्व भाग ले रहे हैं, तो इसमें भाग ले रहे हैं एक तो H हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। अब हम देखें कि इनके द्रव्यमानों का अनुपात क्या है। तो इनके द्रव्यमानों का अनुपात देखिए, हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो यहाँ पर ये 2 हो गया, और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है जिसकी की द्रव्यमान होता है 16। तो इस तरह से 2 और 16, और हम इन्हें काटते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1:8, यानी कि इनका जो द्रव्यमान अनुपात हो गया, जिस अनुपात में ये जुड़ रहे हैं वो द्रव्यमान अनुपात हो गया 1:8। इसी प्रकार से अमोनिया का सूत्र होता है NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसमें भाग ले रहे हैं। नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान है वो है 14 और हाइड्रोजन का 1, और 3 के अनुपात में यहाँ पर जुड़ रहा है तो कितने हो गए 3। और ये देखिए 14 और 3 जो है वो एक दूसरे को नहीं काटते, इसलिए इनका द्रव्यमान हो गया है 14:3। यहाँ बच्चों द्रव्यमान अनुपात लिखते समय यदि वो किसी से कट रहे हों तो हम अनुपात में आपको पता है कि बिल्कुल सरलतम संख्या लिखी जाती है जो कि किसी से भी न कट रही हो। तो 14 और 3 देखिए किसी से भी नहीं कट रहे, तो वो उसका जो द्रव्यमान अनुपात है वो 14 और 3 के रूप में हो गया है। नेक्स्ट आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CO2, यानी इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों भाग ले रहे हैं। कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो 12 होता है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है वो 16 होता है, पता है आपको। तो कार्बन एक ही अनुपात में है, एक ही परमाणु है तो 12 लिख देंगे, और ऑक्सीजन 2 के अनुपात में है तो 32 लिख देंगे, यानी कि 12:32 हो जाएगा। अब देखते हैं 12 और 32 जो है वो कौन से पहाड़े से कट रहे हैं, किस संख्या से कट रहे हैं बच्चों। बिल्कुल सिंपल है, 4 के पहाड़े से वो कट रहे हैं। तो 4 तिये 12 और 4 अठे 32। तो हमारा जो सिंपलर फॉर्म आ जाता है अनुपात का वो हो जाता है 3:8। तो इस तरह से बच्चों किसी भी तत्वों के अणु और यौगिकों के जो अणु हैं वो अस्तित्व में रहते हैं, हमारी प्रकृति में रहते हैं, और ये जो अणु होता है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में स्वतंत्रता से भाग लेता है और उसके अंदर जो भी परमाणु हैं उन सभी के गुणों को वो प्रदर्शित करता है। अणु क्या होता है उसके बारे में बच्चों हम समझ चुके हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आयन। आयन किसे कहते हैं, तो एक आवेशित परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है आयन कहलाता है। जानते हैं ना बच्चों आप, यदि आयन बनते ही क्यों हैं कि उनको अस्तित्व में रहना है और वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते, तो वो उन्हें जो भी आसपास परमाणु मिल रहा है उससे वो क्रिया करेंगे और उसके लिए वो आयन बनाएंगे क्रिया करने के लिए। क्योंकि परमाणु जो होता है वो अपने आप में उदासीन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उसके पास धन आवेश ज़्यादा हो जाता है तो वो धन आयन में रूपांतरित हो जाता है, और यदि उसने किसी का एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया
तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो वो ऋण आयन हो जाता है। तो इस तरह से धन आयन और ऋण आयन में जो परमाणु होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरह से आवेश कितने प्रकार के हो गए बच्चों? 2 प्रकार के, जो आप कक्षा 8 में भी पढ़ चुके हैं, ऋण आयन और धन आयन। ऋण आयन जिन पर ऋण आवेश होता है इन्हें ऋणायन, एनायन भी कहा जाता है, और धन आयन जिन पर धन आवेश होता है जिन्हें धनायन या कैटायन भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे NaCl कोई भी हमारा जो यौगिक है वो एक धनायन से बनेगा और एक ऋणायन से बनेगा, उनके मध्य में रासायनिक बंध बनेगा, तब वो जाकर के एक यौगिक के रूप में बनेंगे, एक यौगिक के रूप में फॉर्म होंगे। NaCl के रूप में हम देखते हैं कि सोडियम जो होता है, सोडियम क्लोराइड, नमक, टेबल सॉल्ट जिसे बोलते हैं, जिसे हम रोज़ खाते हैं, तो उसमें जो सोडियम होता है वो धनायन के रूप में होता है, और जो क्लोरीन होता है वो क्लोराइड ऋणायन के रूप में होता है। क्लोरीन को बच्चों फिर जब वो ऋणायन के रूप में बदल जाता है तो उसे कहेंगे क्लोराइड। बच्चों आपको एक और बात, आपके कन्फ्यूज़न न हो इस बात के लिए बताती हूँ कि भाई जो जितने भी धातुएं होती हैं, धातुओं के रूप में धातुएं क्या होती हैं और क्या गुण होते हैं उनके, और धातुओं के बहुत सारे उदाहरण हम कई सारे वीडियोस में पहले देख चुके हैं, और आपके पाठ 1 और 2 में भी धातुओं के उदाहरण दे रखे हैं। ठीक है, तो धातुएं जो होती हैं वो अधिकतर सभी धातुएं जो हैं वो धन आयन के रूप में ही रहती हैं, और अधातुएं जो होती हैं वो अधिकतर ऋण आयन के रूप में ही रहती हैं। ठीक है, ये बात आप अच्छे से कंठस्थ कर लें बच्चों। अब है, ये तो हो गई एक परमाणु की बात, सिंपल एक परमाणु की बात, लेकिन परमाणुओं के बहुत सारे समूह भी होते हैं। तो परमाणुओं का समूह जिस पर आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं, जैसे कि NO3। इसमें देखिए बच्चों 2 तत्व हैं, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। नाइट्रोजन का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन का 3 परमाणु है। तो इस NO3 को सम्मिलित रूप से बोलते हैं नाइट्रेट, और इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। ठीक है, इसी प्रकार SO4 सल्फर के 1 और ऑक्सीजन के 4 परमाणुओं से ये मिलकर बना है, और इस पर कितना आवेश है? -2 आवेश है। इसी तरह से OH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना है, और इसके ऊपर -1 आवेश है। -1 को हम लिखते नहीं है, सिर्फ माइनस लगा करके छोड़ देते हैं। वो अपने आप में समझने वाली बात है, अंडरस्टूड है कि भाई -1 कोई अंक नहीं लिख रहा है, इसका मतलब 1 है। इन्हीं सब का प्रयोग करके, यह ऋण आयनों का प्रयोग करके और धन आयनों का प्रयोग करके रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं बच्चों। तो रासायनिक सूत्र आप समझ गए होंगे, हम सब उपयोग करते आए हैं कि क्या होता है रासायनिक सूत्र। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है, यानी उस रासायनिक सूत्र ये हमें ये बताता है कि इसमें कौन कौन से तत्व जो हैं वो भाग ले रहे हैं, और कितने कितने परमाणुओं की संख्या में वो उस यौगिक में भाग ले रहे हैं। जैसे NaCl सिंपल यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें देखने से पता चल रहा है कि इसमें सोडियम और क्लोरीन 2 तत्व भाग ले रहे हैं, और दोनों ही यहाँ पर एक एक परमाणु के रूप में ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आ जाती है संयोजकता, जिसे वैलेंसी भी कहते हैं। तो किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की संयोजकता कहलाती है, यानी एक परमाणु कितने अन्य परमाणुओं से क्रिया कर सकता है, कितने अन्य परमाणुओं से वो जुड़ सकता है, उसे ही उसकी संयोजकता कहते हैं। कोई कोई परमाणु बच्चों ऐसे भी होते हैं जो उनकी क्षमता जो है वो 2, 3 या 4 यानी बदलती हुई उनकी संयोजन क्षमता, संयोजकता हो सकती है। जब उन्हें 2 परमाणु मिले तो वो 2 के साथ संतुष्ट हैं, और जब उन्हें 3 परमाणु या अधिक परमाणु मिले तो वो उन सभी के साथ में संयुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे इस तरह से उनकी जो संयोजकता होती है वो बदलती हुई रहती है। जैसे मैं बताऊं, फेरस ये जो लोहा है उसकी संयोजकता +2 और +3 होती है। तो +2 होती है जब हम उसे फेरस कहते हैं, और जब +3 होती है
तब हम उसे फेरिक कहते हैं। यानी फेरस में वो 2 के साथ संयोग कर सकता है, 2 से संयोग करने की क्षमता है, और फेरिक के रूप में वो 3 के साथ संयोग कर सकता है। तो इस तरह से कुछ ही परमाणु ऐसे हैं, कुछ ही तत्व ऐसे हैं जिनकी बदलती हुई संयोजकता होती है, लेकिन वो आपको उनके उच्चारण के क्रम से आराम से पता चल जाएगा। ज़्यादा होती है तो इक लगाते हैं बीच में जैसे फेरिक, और कम होती है तो अस लगाते हैं जैसे कि फेरस। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब जो हमारा अगला टॉपिक आ रहा है वो है रासायनिक सूत्र लिखना। किसी भी यौगिक के जो रासायनिक सूत्र हैं हम वो फटाफट से लिख देते हैं, जैसे पानी का H2O, नमक का NaCl, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO। तो ये सूत्र कैसे लिखे जाते हैं, कैसे आए ये सूत्र? तो इन रासायनिक सूत्रों को लिखने के लिए कुछ नियम दे रखे हैं हमें। तो पहला नियम है कि आयन की संयोजकता या आवेश जो है वो संतुलित होना चाहिए। ठीक है, यानी कि क्रियाकारकों और उत्पादों में दोनों में ये जो संयोजकता या आवेश है वो संतुलित होना चाहिए। दूसरा है कि यदि यौगिक धातु व अधातु के संयोग से निर्मित हो रहा हो तो धातु को पहले लिखा जाता है और अधातु को बाद में लिखा जाता है। धातु जो होते हैं, अभी अभी मैंने कहा था कि धातु जो होते हैं वो अधिकतर धन आयन बनाते हैं, तो धन आयन को, धातु वाले धन आयन को हम पहले लिखेंगे, और अधातु जो होते हैं वो ऋण आयन बनाते हैं, तो अधातुओं वाले ऋण आयनों को हम बाद में लिखेंगे। देखिए जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड है, इसमें Na धन आयन है, धातु है, और क्लोरीन जो है वो क्लोराइड आयन के रूप में, माइनस आयन के रूप में है, तो हम इसे लिखते हैं NaCl। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर कैल्शियम जो है वो धातु है, धन आयन के रूप में है, तो इसे पहले लिखा गया है। ऑक्सीजन जो है वो ऑक्साइड ऋण आयन के रूप में है, इसलिए इसे बाद में लिखा गया है। सभी जो धातु और अधातु से बने यौगिक हैं उनमें इसी तरह से लिखा जाता है बच्चों। तीसरा जो हमारा नियम है कि बहुपरमाणुक वाले यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्ठक में लिखकर आयन की संख्या को कोष्ठक से बाहर लिखते हैं। जैसे देखिए ये बहुपरमाणुक आयन है, अभी अभी हमने पढ़े थे, यानी ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बने हुए हैं। तो जब हम इनका सूत्र लिखते हैं तो हमें इस संयोग को नहीं बिगाड़ना है। यदि हम लिख देते OH2 तो इस तरह से देखिए हमारा संयोग बिगड़ जाता है। यहाँ पर तो एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है, लेकिन अगर हम इस ढंग से लिख देते तो एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन हो जाते हैं। इसलिए इस संयोग को नहीं बिगाड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि जो बहुपरमाणुक आयन होते हैं उनके बाहर उनको हम कोष्ठक में लिख देते हैं, और वो कितनी संख्या में है उसे हम यहाँ पर बाद में कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। बच्चों कई बार आप गलती कर जाते हैं लिखते टाइम पर, इस ढंग से लिखते हैं OH को कोष्ठक में बंद कर दिया और ये 2, इस ढंग से नहीं लिखा जाता है। संयोजकता जो लिख रहे हैं हम वो उसके पैर में ही दाईं तरफ लिखी जाती है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, यानी OH के बराबर में नहीं लिखेंगे, उससे नीचे की तरफ लिखते हैं। तो जब भी हम कोई सूत्र लिख रहे हैं और उसकी संयोजकता इस तरह से 2, 3, 4 हम कुछ भी लिख रहे हैं तो वो दाईं तरफ उसके पैर में लिखनी है हमें, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये बात अधिकतर बच्चे गलत करते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इस बात को से सचेत कर रही हूँ बच्चों। NaNO3 है, देखिए इसमें सोडियम और नाइट्रेट दोनों हैं। तो अब नाइट्रेट, इस सूत्र से हमें ये पता चल रहा है कि इसमें सोडियम भी एक है और नाइट्रेट भी एक है, इसलिए हमने इस NO3 को कोष्ठक में बंद नहीं किया है। कोष्ठक में नहीं बंद करने का मतलब ही ये है कि इस NO3 का जो है वो एक ही परमाणु है हमारे पास में। ये देखिए NH4 होल ट्वाइस और SO4। NH4 जो है यानी ये जो है वो भी धनायन जो है हमारे पास में वो भी बहुपरमाणुक रूप में है, और ऋणायन जो है हमारे पास में वो भी बहुपरमाणुक रूप में है। तो यहाँ पर जो धनायन था NH4 हमारे पास में, उसके 2 परमाणु हैं, इसलिए हमने लिख दिया NH4 होल ट्वाइस। ये जो कोष्ठक लगाते हैं उसको बोलते वक्त कहते हैं हम होल, और 2 बाहर लिख रहा है उसका मतलब ट्वाइस, 3 बाहर लिख रहा है इसको हम बोलेंगे थ्राइस। तो इस तरह से NH4 होल ट्वाइस और SO4। ठीक है, तो इस तरह से आयनों की संख्या को कोष्ठक लगाकर उन्हें बाहर प्रदर्शित किया जाता है।
अब आ जाता है ये नियम हमने पढ़े, हम जो रासायनिक सूत्र अभी बनाने वाले हैं तो इन नियमों के अंतर्गत हम उनको बनाएंगे। सूत्र लिखना, सूत्र किस तरह से लिखेंगे हम देखिए कि पहले संगठक तत्वों के प्रतीक लिखकर, जो भी हमें यौगिक दिया गया है पहले हम उसके प्रतीक लिख लेंगे कि वो किन किन तत्वों से मिलकर बना है। तो हमें याद रखना है, आपको पॉजिटिव को, धन आयन को पहले लिखना है, ऋण आयन को बाद में लिखना है। तो प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं, उन्हीं के नीचे उनकी संयोजकता लिख लेंगे। संयोजकता का मतलब आप समझ गए, यानी वो उनकी कितनी क्षमता है, कितने परमाणुओं से वो क्रिया कर सकते हैं। बच्चों संयोजकता के लिए आपके पाठ में एक सारणी दी हुई है, कुछ तत्वों की संयोजकताएं उसके अंदर लिखी हुई है, आप उसमें से देख सकते हैं। तो उन संयोजकताओं को हम उन्हीं तत्वों के परमाणुओं के प्रतीकों के नीचे लिख दें। तो संयोजकताएं लिखते हैं, तत्पश्चात प्रतीक लिख दिया, संयोजकता लिख दी, उसके बाद क्या करते हैं कि संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करके अणुसूत्र लिखा जाता है। यानी प्लस की धन आयन वाली जो संयोजकता थी वो हम ऋण आयन में लिखेंगे और ऋण आयन वाली जो संयोजकता थी वो हम धन आयन में लिखेंगे। यानी कि दोनों की संयोजकताओं को क्रॉस करके अणुसूत्र लिखा जाता है। और वही जब अणुसूत्र लिखेंगे तो हम पेयर में लिखेंगे, बराबर में। वो जो नंबर लिख रहे हैं हम वो बराबर में नहीं लिखेंगे, उसके दाहिनी तरफ पेयर में थोड़ा सा नीचे की तरफ हम लिखेंगे। ठीक है, कुछ जो यौगिक हैं उनके सूत्र देख लेते हैं बच्चों। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, इस हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन सम्मिलित है और क्लोरीन सम्मिलित है। हाइड्रोजन की संयोजकता है वो 1 है, क्लोराइड आयन, क्लोरीन जो है वो क्लोराइड आयन के रूप में है और इस क्लोराइड आयन की भी संयोजकता 1 है। दोनों की संयोजकताओं को हम क्रॉस करके लिखेंगे H1Cl1। तो बच्चों आपको पता है कि 1 जो है वो नहीं लिखा जाता और अनुपात में भी अगर हम लिख रहे हैं तो उसे सरल करके लिखते हैं। तो क्योंकि 1 नहीं लिखा जाता है और दोनों में ही 1 है तो इसलिए हमारा जो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा HCl। ठीक है, दूसरा सूत्र लिया है हमने कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो कार्बन और क्लोराइड दो चीजें हैं यहाँ पर, दोनों के प्रतीक हमने लिख लिए हैं। कार्बन की संयोजकता होती है 4 और क्लोराइड की होती है 1। अब इसकी ये टेट्रा को आपको नहीं देखना है, वो संयोजकता में अपने आप हो जाएगा। यहाँ पे हमें सिर्फ प्रतीकों को लिखना है जो कि उसमें भाग ले रहे हैं। तो कार्बन इसमें भाग ले रहा था और क्लोरीन इसके अंदर भाग ले रहा था, तो हमने कार्बन और क्लोरीन दोनों को ही लिखा है। नीचे उनकी संयोजकता लिख दी, तो जो संयोजकता लिखी है वो अपने आप में ये जो बीच में जो शब्द हैं उनको अपने आप वो डिनोट कर देगी। ठीक है, तो सी की संयोजकता 4, क्लोरीन की 1, दोनों को क्रॉस करेंगे तो देखिए हो जाता है CCl4। C1 आप यहाँ पर बोल सकते हैं, लेकिन अभी अभी हमने बोला कि जो 1 होता है उसे नहीं लिखा जाता। तो इस कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला हो गया CCl4। ठीक है, अगला आ जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का जो सूत्र है उसमें जो तत्व भाग ले रहे हैं वो है मैग्नीशियम और क्लोरीन। मैग्नीशियम की संयोजकता +2 और क्लोरीन की संयोजकता -1। तो क्या हो जाएगा बच्चों, Mg और Cl, ये जो 2 था मैग्नीशियम वाला वो हमने इधर कर दिया, तो हमारा सूत्र हो गया MgCl2। ठीक है, अब आ जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम की संयोजकता +3 है और इसी तरह से ऑक्सीजन की जो संयोजकता है वो है -2। धातु अधातु के रूप में चल रहे हैं, देखिए ये वाले जो होते हैं ये जो हैं। अब एल्यूमिनियम के लिए ये जो है क्रॉस हो गया, तो एल्यूमिनियम के लिए 2 लिखा जाएगा और ऑक्सीजन के लिए 3 लिखा जाएगा। तो सूत्र बन जाता है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब आ जाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर, यानी कि ये जो हाइड्रोक्साइड वाला है वो बहुपरमाणुक आ गया है हमारे सामने, बहुपरमाणुक आयन है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो Ca, कैल्शियम जो है धातु, इसकी संयोजकता +2 है और OH की जो संयोजकता है वो -1 है। बच्चों जब ये बहुपरमाणुक या धन आयन और ऋण आयन वाले जब आप लिख रहे हैं तो उनकी संयोजकता के आगे आप प्लस और माइनस लगाना न भूलें। जैसे
कि देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड में, एल्यूमिनियम में और आगे के मैंने सब जगह +2 और -1 लिखा है। तो इस तरह से जब आप संयोजकता लिख रहे हैं सूत्र बनाते वक्त तो प्लस और माइनस लगाना न भूलें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हमने क्रॉस कर दिया है तो ये बन गया Ca और OH होल ट्वाइस। ये जो 2 था वो इधर जाएगा तो अभी मैंने बताया था OH2 नहीं लिखेंगे, OH होल 2 लिखेंगे और इसको कहेंगे OH होल ट्वाइस। इसका मतलब हो जाता है कि कैल्शियम तो एक ही है, लेकिन ये जो OH वाला हाइड्रोक्साइड वाला जो आयन जुड़ रहा है उसकी संख्या यहाँ पर 2 है। ठीक है, फिर आ जाता है अमोनियम सल्फेट। यहाँ पर दोनों ही तरफ बहुपरमाणविक आयन है। NH4 जो है अमोनियम धनायन के रूप में, तो इसकी जो है +1 होती है संयोजकता, और इधर भी बहुपरमाणविक आयन है ऋण आयन के रूप में, वो है SO4 और इसकी जो संयोजकता होती है वो होती है -2। जब इसे लिखा जाएगा तो देखिए NH4 के आगे 2 लिखना है, तो इसलिए हमने NH4 को होल करके ट्वाइस लगा दिया है, तो हो ये हो, और SO4 के आगे 1 लिखना है, तो यानी कि SO4 को अगर हम कोष्टक में नहीं बंद करेंगे, क्योंकि 1 ही तो है उसकी संयोजकता, तो उसके आगे 1 ही लिखना है, और 1 लिखना है तो कोष्टक में बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप अंडरस्टूड है ये बात कि अगर कोष्टक नहीं लग रहा है तो उसका जो परमाणु की संख्या है वो 1 ही है। तो इस तरह से ये वाला जो अमोनियम सल्फेट का जो सूत्र हो गया हमारे पास NH4 होल ट्वाइस और SO4। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो बहुपरमाणविक यौगिक आयनों से जो हम यौगिक बनाते हैं उनमें लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों ही तरफ यदि बहुपरमाणविक आयन हो तो दोनों ही तरफ कोष्ठक में बंद किया जा सकता है उनकी संख्या दर्शाने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइट साइड वाले को ही हम कोष्ठक में बंद करेंगे। अगर लेफ्ट साइड वाला भी बहुपरमाणविक है और ज़्यादा संख्या में है तो उसे भी बंद करके और कोष्ठक से बाहर हम उसकी संख्या लिख देंगे। तो इस तरह से बच्चों ये कुछ यौगिकों के सूत्र थे आपकी बुक में, और अभ्यास कार्य में भी बहुत सारे सूत्र दिए हुए हैं, आप उन्हें देखिए और अभ्यास कार्य में जो दिए हुए हैं उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मैडम ये नहीं आ रहा है हमें समझ में, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भी भेज सकते हैं, ये बात आपको पता है। हमने रासायनिक सूत्र बना लिए हैं यौगिक के। अब हम उन रासायनिक सूत्रों के आधार पर किसी भी यौगिक का जो आणविक द्रव्यमान है, एटॉमिक मास है, उसे पता करते हैं। तो आणविक द्रव्यमान होता क्या है, कहते किसको हैं? तो किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। यानी उसके अंदर कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं, कितनी संख्या में सम्मिलित हैं, उन सभी का योग हम करेंगे अलग अलग, तो हमारे पास में आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है, सापेक्ष आनुपातिक द्रव्यमान है बच्चों, किसी के साथ तुलना करने के लिए। तो वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी कि U, परमाणु द्रव्यमान इकाई का ही ये सूत्र है, उसको नापने के लिए, उसके द्रव्यमान को नापने के लिए, बताने के लिए मात्रक है। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी कि U द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ये एक सापेक्ष द्रव्यमान है। H2O का आणविक सूत्र हम निकालते हैं, सबसे सिंपल फॉर्मूला H2O। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो होता है 1U। इसी तरह से ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो होता है 16U। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इनको जोड़ देते हैं हम, पर यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, एक इसका द्रव्यमान था तो 1 × 2 हमने कर दिया तो ये आ गया 2, और ऑक्सीजन का तो 1 ही था तो ऑक्सीजन 16 का 16 ही आ गया है, तो 16 और 2 दोनों मिलके हो जाते हैं 18U। यानी हमने यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं का द्रव्यमान जोड़ दिया और ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु था तो उस ऑक्सीजन का 1 परमाणु का द्रव्यमान जोड़ दिया, तो ये 18U जो होता है वो हमारा परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में सापेक्ष द्रव्यमान, सापेक्ष आणविक द्रव्यमान जो है वो आ जाता है।
चलते हैं HNO3, दूसरा उदाहरण है। HNO3 में H जो है उसका द्रव्यमान 1U है और संख्या में भी वो एक ही है, तो ये देखिए एक लिख दिया है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो आणविक द्रव्यमान है वो है एक परमाणु का 14U, तो ये 14U एक ही परमाणु था, 14U लिख दिया है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो एक परमाणु का द्रव्यमान है वो है 16, और ऑक्सीजन कितने संख्या में है बच्चों, तो 3 की संख्या में है। HNO3 3 की संख्या में है, इसलिए हमने 16 को 3 से गुणा कर दिया है। भाई जितने परमाणु होंगे उतनों से ही तो हम गुणा करेंगे, तो 3 परमाणु थे ऑक्सीजन के, तो 3 से हमने गुणा कर दिया। तो हाइड्रोजन का 1 आ गया, नाइट्रोजन का 14 आ गया, और ऑक्सीजन 16 × 48, तो ऑक्सीजन का 48 आ गया। इन सभी को जोड़ देंगे, हमारे पास में 63 जो है वो HNO3 का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। अब आ जाता है सूत्र इकाई द्रव्यमान। ये लगभग बच्चों सेम ही है, जो अंतर है वो थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि किसी यौगिक के सभी संगठक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग सूत्र इकाई द्रव्यमान कहलाता है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं। यहाँ तो हम सापेक्ष आणविक द्रव्यमान लिख रहे थे, वही की वही लगभग सेम ही बात है। यहाँ तो हम सापेक्ष आणविक द्रव्यमान लिख रहे थे, जबकि यहाँ पर एक सूत्र के लिए उसका द्रव्यमान, एक यौगिक के सूत्र के लिए उसका द्रव्यमान निकालने के लिए हम किसका उपयोग कर रहे हैं, सूत्र इकाई का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, जिसके संगठक आयन होते हैं। स्पेशली किनके लिए ये काम लिया जाता है कि जिसके संगठक क्या है, आयन है। उन आयनों वाले, आयनों से बने यौगिकों के लिए इस सूत्र इकाई द्रव्यमान का उपयोग किया जाता है। NaCl उदाहरण लेते हैं। सोडियम एक ही परमाणु है, इसका जो द्रव्यमान है वो 23U है। क्लोरीन, इसका ये भी एक ही परमाणु है और इसका द्रव्यमान 35.5U है। एक परमाणु था, इसलिए गुणा करने की जरूरत नहीं है। दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो ये आ जाता है 58.5U। यही हमारा सूत्र इकाई द्रव्यमान हो जाता है सोडियम क्लोराइड का। सेकेंड उदाहरण लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। दोनों के तत्व हम लिखते हैं। Ca जो है उसका 40U द्रव्यमान होता है, क्लोरीन का जो द्रव्यमान होता है वो 35.5 होता है। और क्लोरीन यहाँ कितने अणु के रूप में है, कितने परमाणु हैं क्लोराइड के, 2 परमाणु हैं, तो 35.5 को 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये जो टोटल आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 111U। तो इस तरह से बच्चों आणविक द्रव्यमान और सूत्र इकाई द्रव्यमान, इस सूत्र इकाई द्रव्यमान को सिर्फ आयनिक यौगिकों के लिए ही उपयोग में लाया जाता है। इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई आंकिक प्रश्न भी आता है, तो आप इस तरह से निकाल करके अपना आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ही हमारा जो संपूर्ण पाठ था और हमारा जो अंक 2 था वो समाप्त हो रहा है, क्योंकि हमने इस पाठ में आए सभी चीज़ों को सम्मिलित कर लिया है। यहाँ पे आपने तत्व, योग, अणु और परमाणु से संबंधित सभी जानकारी कि किस तरह से परमाणु क्या होते हैं, किस तरह से वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, उनके प्रतीक क्या हैं, किस तरह से प्रतीक बनाए गए, फिर अणु क्या हैं और किस तरह से अणु क्रिया करते हैं, किस तरह से अपने गुणों को दर्शाते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं में किस तरह से भाग लेते हैं, उनका अणुसूत्र हम किस प्रकार से लिखते हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं बच्चों। मैंने आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझा दिया है, जैसा कि मैं आपको हमेशा अपने वीडियोज़ में कहती हूँ कि ये वीडियोज़ जो हैं वो स्पेशली मैं ग्रामीण बच्चों के लिए, अपने जो राजकीय विद्यालयों के बच्चों के लिए हैं, जिनके पास और कोई संसाधन नहीं है बुक के अलावा, पढ़ने के अलावा। और बुक में से भी आप कई बार जो हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं वो अपने खेतों के कामों की वजह से या कभी बहुत सारे कारण होते हैं उनके स्कूल नहीं आने के, तो किसी भी वजह से यदि आप स्कूल नहीं गए हैं और आपको पाठ समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल सरल भाषा में और बहुत सारे चीज़ों से अध्ययन करके कि आपको इजीली वो समझ में आ जाए, अपने आसपास के परिवेश से जोड़कर मैं इन पाठों को आपके लिए प्रस्तुत करती हूँ बच्चों। तो आप
लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी आपके आसपास पढ़ने वाले दोस्त हैं, गाँव में रहने वाले जो आपके कज़न्स हैं, बहुत सारे मित्र हैं आपके, उन सभी में इसको सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। कमेंट बॉक्स में आप इन प्रश्नों को लिखकर, अपने मन की जिज्ञासाओं को लिखकर बच्चों भेज सकते हैं और मैं उनको का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगी। इसी के साथ समाप्त करते हैं पाठ 3 के इस अंक को। और आप सभी लोगों के लिए ये शुभकामना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद बच्चों।